तो ये चीज़ याद रखना, पढ़ लेना, मेरा माना एक बार ज़रूर पढ़ लेना, नॉलेज रहेगा चीज़ें, नॉलेज पढ़ा हुआ बेकार नहीं होता, पढ़ लो, अभी टाइम भी है, कोई ज़रूरत है नहीं कि हाँ अभी बहुत भागम दौड़ है, एक बार पढ़ सकते हो। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक व्यापार नेटवर्क और उपनिवेश के विस्तार ने विश्व की अर्थव्यवस्था समाज को किस प्रकार पर रूपांतरित किया, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। समालोचनात्मक तो वही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। औद्योगिक क्रांति ने 18वीं से 19वीं शताब्दी के उत्पादन, व्यापार और तकनीकी में बड़े बदलाव किए। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक व्यापार नेटवर्क विस्तृत हुआ और उपनिवेशवाद ने नए स्वरूप धारण किए। इसने विश्व की अर्थव्यवस्था को समाज को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है। वैश्विक व्यापार नेटवर्क, यूरोप में मशीनी आधारित उत्पादन हुआ। वैश्विक स्तर पर वस्त्र, इस्पात, मशीनरी का व्यापार, रेल, बंदरगाह, टेलीग्राफ, मजदूर प्रवासन नेटवर्क, शिक्षा, विचारों का प्रसार, उपनिवेशवाद व्यवस्था का प्रभाव, उपनिवेश से कच्चा माल उपलब्ध, उपनिवेश उपलब्ध उपभोक्ता बनना, मुख्यतः उपनिवेशी हित, गिरमिटे मजदूर। नहीं, इसमें भाई आपको विश्लेषण करना था। विश्लेषण ये करना था कि जैसे भाई सभा की बात है, जो सोचो औद्योगिकरण हो, औद्योगिकरण मशीनों से उत्पादन होने लगा, अब लार्ज लेवल पे उत्पादन होने लगा, तो उपभोग नहीं है, कंजम्पशन करने के लिए सभा की बात है, क्या जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, ठीक है, मतलब सभा की बात है, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए भाई चाहिए ना आपको, भाई मार्केट चाहिए, तो मार्केट के लिए फिर जो है सभा की बात है उपनिवेश बनाएंगे। दूसरा उपनिवेश बनाए क्योंकि भाई सभा की बात है कच्चा माल प्राप्ति करना था। तो ये थोड़ा समझिए, इस तरीके से लिखना था, ऐसे नहीं लिखना था पॉइंट फॉर्मेट में। अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक देशों की वृद्धि, स्थानीय उद्योग नष्ट, पूंजीवाद मजबूत हुआ, व्यापार, रेल, उत्पादन प्रणाली, विषय तकनीक ज्ञान बढ़ा, समाज पर प्रभाव, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा, आर्थिक निर्भरता, असमानता बढ़ी। अरे नहीं, क्वेश्चन की डिमांड समझिए। सकारात्मक राष्ट्रवाद, नकारात्मक शोषण, असमानता, गरीबी। औद्योगिक क्रांति उपनिवेशवाद ने विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज को आधुनिक रूप दिया, लेकिन इसके शोषण और असमानता पर टिका था। गिरमिटे मजदूर, रोजगार तो मिला लेकिन शोषण हुआ, सैनिक भर्ती की नौकरी मिली। अरे कंक्लूजन में कौन एग्जाम्पल लिखता है भाई? नहीं, ये सही नहीं लिखा आपने, नंबर नहीं मिलेंगे इसमें ज़्यादा। भाई थोड़ा एनालिटिकल लिखिए आप। सर एक्चुअली जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, उसी का मुझे थोड़ा विस्तार करना था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिर मैं नहीं करना। सुनो, समझिए, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक व्यापार नेटवर्क और उपनिवेशवाद के विस्तार ने विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज को किस प्रकार रूपांतरित कर दिया। समालोचनात्मक लिखिए। अब आपको लिखना, जैसे भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब औद्योगिकरण हुआ तो बस एक तो कच्चा माल चाहिए, बाजार चाहिए। अब जब बाजार चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है कि उपनिवेशवाद को इससे विस्तार मिला। ठीक है भाई, कच्चे माल के लिए ताकि से कम दाम पे मिले। दूसरी बात, बाजार चाहिए, जैसे भारत को भाई गुलाम बनाया गया। ये जो आप बता रही है सब पॉइंट तो मेरे माइंड में आ रहा था, मैंने लिखा भी, लेकिन मैंने बस बुलेट प्रूफ में लिखा। अब मुझे लगा कि इसका विस्तार करेंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा नहीं होता है, एनालिटिकल वैसे लिखा जाता तो होता। चलो ठीक, कोई नहीं, आगे ध्यान रखें। 19वीं शताब्दी वैश्वीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया कृषि उद्योग तथा प्रवासन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ध्यान से समझ लेना, कृषि उद्योग, प्रवासन, माइग्रेशन। साथ ही बताइए कि इस प्रक्रिया को उपनिवेशी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी को आधुनिक वैश्वीकरण की शुरुआत का काल कहा जाता है। यह औद्योगिक क्रांति, समुद्री मार्गों के विस्तार और उपनिवेशवाद की मौजूदगी से प्रेरित था। कृषि उद्योग और प्रवासन इस प्रक्रिया के मुख्य आधार बने। एग्जाम्पल, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। कृषि के संदर्भ में व्यावसायिक कृषि का विस्तार, उपनिवेशों को कच्चे माल, कपास, जूट, चीनी, कॉफ़ी के उत्पादन केंद्र बनाया गया। ग्लोबलाइजेशन, कृषि उद्योग प्रवासन संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। हाँ, खाद्य फसलों से नकदी फसलों की ओर झुकाव से स्थानीय किसानों को मजबूर किया गया कि वे आत्मनिर्भर खेती छोड़कर निर्यात उन्मुख उगाए। परिणाम से अकाल, खाद्य संकट बढ़ा। एक मिनट, 12 1878 का काल, उद्योग संबंधी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। ब्रिटेन जैसे देशों में मशीन आधारित उत्पादन बढ़ा और उपनिवेशों को तैयार माल का बाजार बना दिया गया। प्रवासन, गिरमिटे मजदूर, उपनिवेश मजदूरों को मजबूरी से दूसरे उपनिवेश ले जाया गया। बाहर से मजदूरों को फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, अफ्रीका ले जाया गया। आर्थिक अवसर स्थापन, एक और गरीब मजदूर रोजगार मिला, दूसरी ओर उनका शोषण हुआ। उपनिवेश देशों पर प्रभाव, आर्थिक शोषण, उपनिवेश केवल कच्चे माल के उत्पादक उपभोक्ता बाजार बन गए। कृषि संकट, नकदी फसलों की ओर झुकाव से खाद्यान्न की कमी, अकाल, उद्योग का पतन, पारंपरिक स्तर शिल्प उद्योग का विनाश हुआ। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, परंतु प्रवासन के कारण परिवार से अलगाव, राजनीतिक नियंत्रण, अर्थव्यवस्था पूरी तरह साम्राज्यवादी शक्तियों पर निर्भर।
19वीं शताब्दी का वैश्वीकरण उपनिवेशों के लिए विकास नहीं बल्कि आर्थिक शोषण था। खास संकट उद्योग के पतन का कारण बना, जबकि यूरोप ने इसे समृद्धि में प्रभुत्व पाया। अरे आप ये पूछ रहा है भाई 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी मतलब समझ में 1800 से लेकर 1900 तक कि वैश्वीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया को कृषि उद्योग तथा प्रवासन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो भाई कृषि उद्योग में क्या बदलाव आए, ठीक है, और प्रवासन के संदर्भ में चलो ठीक है, आपने बताया एग्रीमेंट में। साथ ही बताया कि इस प्रक्रिया का उपनिवेशी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। उपनिवेशी देश को प्रभाव, प्रवासन बताया अपने देशों पर प्रभाव, सामाजिक आर्थिक राजनीति दोनों पड़ेगा, ठीक है। चलो 15 नंबर का तो इसमें 7 नंबर मिल जाएगा, पर फिर भी थोड़ा एनालिटिकल लिखिए, ऐसे थोड़ा फैक्ट लिख के भाग जाओगे नंबर नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अरे हिमांशु ने भी लिखा था कल, 1 मिनट रुको। हाँ चैट जीपीटी से जब आप लिखते हो ना सर्च करके, थोड़ा उसको 2-3 बार सर्च किया करो भाई, वो गलत एग्जैक्ट आंसर भी नहीं देता है, तो आप ऐसे टाप मत करो। नहीं सर, मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा था ना, मैंने खुद से मतलब एक बार सिर्फ पढ़ा था कि क्या क्या लिख सकते हैं, मैंने खुद से लिखने की कोशिश की थी कि उधर से लिखने के स्थिति क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे निर्भरता ऐसा लग रहा है कि खुद से लिख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ तो वो भी होना चाहिए, जहाँ जरूरत पड़े वहीं यूज करो, ज़्यादा नहीं। चलो 19वीं शताब्दी में वैश्वीकरण की प्रारंभिक अवस्था, उद्योग प्रवासन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। साथ ही बताई कि इस प्रक्रिया का उपनिवेश देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति उपनिवेशवाद ने वैश्वीकरण की नींव रखी। इस काल में कृषि उद्योग के माध्यम से विशेष रूप से जुड़ने लगा, ठीक है। कृषि संदर्भ में औद्योगिक देशों को बड़े पैमाने पर कच्चे माल की अवधारणा, ठीक है। उपनिवेश नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा, पारंपरिक खाद्यान्न घटा। वैश्विक व्यापार नेटवर्क उपनिवेश कच्चे माल से आपूर्तिकर्ता और खपत बाजार बने। उद्योगों के संदर्भ में मशीन आधारित उद्योगों ने उपनिवेश से सस्ता कच्चा माल लिया और सस्ते वस्त्र उत्पाद उन पर थोपे। पारंपरिक उद्योग नष्ट हुए। भारतीय उद्योग, रेलवे बंदरगाह संचार ने वैश्विक औद्योगिक नेटवर्क को मजबूती दी, ठीक है। प्रवासन के संदर्भ में सर आवश्यकता के कारण गिरमिटिया पड़ता। देखो विषय ने एकदम टू द पॉइंट लिखा है, साथ में एग्जाम्पल। तीनों भारत से बड़ी संख्या में लोग एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में प्रवासित हुए। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान, बहुत जातीय समाजों का निर्माण हुआ, सही बात है। उपनिवेशी देशों पर प्रभाव, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। नकारात्मक खाद्यान्न संकट व अकाल, बेरोजगारी व गरीबी, सामाजिक सांस्कृतिक विघटन और निर्भर, ये सीखो हिमांशु से। सकारात्मक परिवहन, संचार और शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने उपनिवेश को शोषण किया और निरंतर निर्भरता योग्य बना दिया, जबकि यूरोपीय औद्योगिक प्रगति के आर्थिक विस्तार का माध्यम बनी। इस असंतुलित व्यवस्था ने आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्था की नींव रखी। बहुत अच्छा लिखा है, मतलब कम शब्दों में सटीक आंसर होता है, इसको बोला जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक नेटवर्क और उपनिवेशवाद के विस्तार ने विश्व अर्थव्यवस्था समाज को किस प्रकार रूपांतरित किया। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की प्रकृति को हस्तशिल्प से मशीन आधारित बड़े पैमाने के उत्पादन में रूपांतरित कर दिया, सही है। इस परिवर्तन ने वैश्विक नेटवर्क और उपनिवेश के विस्तार में नई गति दी, सही है। औद्योगिक क्रांति विश्व अर्थव्यवस्था प्रभाव, मशीन आधारित बड़े पैमाने उत्पादन से कच्चे माल की मांग बढ़ी, कच्चे माल के स्रोत के उपनिवेशी देश बने। भारत देखो मैं बोल रहा था ना, उसी तरीके से लिखा है इसमें। परिवहन संचार क्रांति, वैश्विक व्यापार का तीव्र हुआ, रेलवे, टिकट, टेलीग्राम, पारंपरिक उद्योगों का विनाश हुआ, वैश्विक पूंजीवाद और यूरोपीय प्रभुत्व स्थापित हो। औद्योगिक क्रांति समाज पर क्या प्रभाव, उपनिवेश में बेरोजगारी, गरीबी, कषण शोषण बढ़ा, गिरमिटिया, श्रमिक प्रवाह जैसी गतिविधियों में सांस्कृतिक मिश्रण उत्पन्न हुए। भारत, मॉरिशस, कैरिबियन, फिजी। यूरोप में नगरीकरण और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। श्रमिक आंदोलन से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार आगे बढ़े और सामाजिक असमानता का उदय हुआ। एकदम कितने देखो, साथ में सबसे बड़ी बात है एग्जाम्पल। औद्योगिक क्रांति करने पहलू सकारात्मक वैश्विक संपर्क और बाजार विस्तार, आधुनिक उद्योग, परिवहन और शिक्षा का प्रसार हुआ। नकारात्मक में उपनिवेशक आर्थिक शोषण, सामाजिक विघटन और सांस्कृतिक प्रभुत्व और वैश्विक असमानता गहरी जड़े। थोड़ा यहाँ पे वर्ल्ड वार के भी बारे में लिख देते तो और अच्छा होता। औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक नेटवर्क और उपनिवेश ने विश्व को आर्थिक रूप से जोड़ा, परंतु एक तरफा शोषणकारी वैश्वीकरण था। ये विसंगति आगे चलकर 20वीं शताब्दी स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बनी, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि युद्धों का कारण बना। ऐसा अच्छा है, परंतु सुधार की अपेक्षा है, पर अच्छा लिखा है, मतलब सटीक शब्दों में लिखा है मतलब। अब देखते हैं सना ने क्या लिखा है। चलो धन्यवाद, आपने एटलीस्ट पहली बार मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन भी लिख रहे हो। सना है यहाँ पे अभी या भाग गई? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन भी लिखा। नहीं तो आप क्वेश्चन लिखने में भी पता नहीं कौन सा जोर आता है भाई। 19वीं शताब्दी वैश्वीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया कृषि उद्योग तथा प्रवासन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। साथ ही बताया कि इस प्रक्रिया का उपनिवेश देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखते हैं अब इन्होंने क्या लिखा है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, संबंधी मार्गों का विस्तार और यूरोपीय उपनिवेशवाद ने विश्व के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ना शुरू किया। यही प्रक्रिया वैश्वीकरण के साथ रूप में जाने की। चलो ठीक है। चलो
कृषि क्षेत्र में उपनिवेश में खाद्य फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक खेती, चाय, कपास आदि पर जोर दिया गया। ठीक है। किसान का आत्मनिर्भर कृषि का विघटन हुआ। सही है। बार बार अकाल पड़ी। चलो ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के बाद मशीन आधारित उत्पादन हुआ। उपनिवेश से कच्चा माल उपलब्ध कराए और वस्तुओं के बाजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। सही है। भारत और चीन जैसे देशों में व्यापार में उद्योग पतन, विशेषकर कपड़ा उद्योग। प्रशासन क्षेत्र में श्रम की आवश्यकता हेतु अनुबंधित मजदूर की प्रणाली। क्या प्रशासन के बारे में पूछा? तो फिर आप उद्योग का अलग से क्यों लिखे हो? कृषि उद्योग बोला, अलग है क्या? ऐसे था या डायरेक्ट? ये दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन मैंने पहले नंबर पे लिखा है, वो वाला क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 दिया था ना, वो मैं फर्स्ट वाले पे। अरे हाँ, वो ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, पर मैं ये बताऊँ, ये कृषि और उद्योग अलग अलग है क्या? यहाँ पे ये कृषि उद्योग है, अलग अलग था सर। कृषि फिर ठीक है। सरकार से अनुमति मंजूरी प्रणाली। भारत, चीन, अफ्रीका से लाखों मजदूरों को कैरिबियन, अफ्रीका, मलेशिया आदि स्थानों पर प्रवासन। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, परंतु मजदूरों को कठोर शोषणकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उपनिवेश देशों पर प्रभाव। आर्थिक शोषण, कच्चा माल निर्यात, विदेशी वस्तुओं का आयात, औपनिवेशिक निर्भरता बढ़ी। गरीबी और अकाल, खाद्य फसलों की कमी, किसानों शोषण। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखा करो। उद्योगों पतन, स्थानीय दृष्टि उद्योग शिल्पकला नष्ट हुई। सामाजिक परिवर्तन, प्रवसन व्यावसायिक कृषि से पारंपरिक सामाजिक ढांचा प्रभावित हुआ। असमान विकास हुआ। यूरोप समृद्ध हुआ, जबकि उपनिवेश। अब देखो, लिखा पॉइंट उसने भी है, हिमांशु ने, परंतु विद एग्जाम्पल इन चीज़ों को दिखा देना। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कमी, उसने पॉजिटिव नेगेटिव भी डाला था। 19वीं शताब्दी वैश्वीकरण उपनिवेश देशों के लिए आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक विघटन निर्दय कारण बना। वहीं यूरोपीय देशों के लिए औद्योगिक समृद्धि, साम्राज्यिक विस्तार का साधन। यही प्रक्रिया आगे चलकर आधुनिक वैश्वीकरण की आधारशिला बनी। ठीक है, पर और सुधार कीजिए भाई। वो थोड़ा वो हिमांशु आंसर सीखा करो, वो मतलब अच्छा लिखा है उसने, जो टेस्ट लिखा था तब भी अच्छा लिखा था, जिनका लिखा आंसर अच्छा लिखा था, कुछ में खराब लिखा तो मतलब वही है जो भी है, सीखने की बात है। औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक व्यापार नेटवर्क और उपनिवेशवाद के विस्तार ने विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज को किस प्रकार रूपांतरित किया, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। औद्योगिक क्रांति ने विश्व इतिहास को एक नई दिशा दी। यह केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं था, बल्कि उत्पादन, परिवहन, संचार, वैश्विक व्यापार नेटवर्क को पूरी तरह बदल दिया। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी, नवीन तकनीकी प्रगति, भाप इंजन, वस्त्र उद्योग आदि, उपनिवेशवाद का प्रसार, एशिया, अफ्रीका आदि। ये क्या किया भाई? औद्योगिक ये मैंने ना वैसे पॉइंट्स में लिखा है, मतलब इंट्रोडक्शन में कौन लिखता है भाई ये चीजें? इंट्रोडक्शन में कौन लिखता है भाई? इंट्रोडक्शन तो हो गया था, ये यहाँ तक बदल दिया, फिर यहाँ से मैं फिर वो पॉइंट्स में लिखा है। मैंने इसलिए लिखा था कि मैं लिखूं ताकि आपसे चेक कराऊं, तो आपका ये देख कैसा लिखा है। मतलब कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से। फिर यही देखो, तुमने भी वही अनु की जैसे गड़बड़ी किया। यूरोप का निपूंजीवाद, अर्थव्यवस्था, नदी फसलों, जो कपास। देखो भाई, आपको कोरिलेट करके दिखाना होता है। समाज रूपांतरण, शहरी औद्योगिक श्रम को उदय, सामाजिक व्यवस्था मानता। उपनिवेशों में सामाजिक आर्थिक असंतुलन हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान, लेकिन पश्चिमी वर्चस्व। सकारात्मक उत्पादन वृद्धि, संचार विकास, वैश्विक बाधा का निर्माण। नकारात्मक उपनिवेश का शोषण, गरीबी, असमानता, समान रूप से विकास, साम्राज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकत्र हुई। तुम्हें भी कम ही नंबर मिलेंगे इसमें। औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकत्र लेकिन असमान बनाया। उपनिवेशवाद ने पूंजीवादी ढांचे की नींव रखी, परंतु असंतुलन और शोषण से विश्व समाज को गहरे वर्गीय विभाजन में डाल दिया। जो भी है तुम लोगों का सोर्स सेम ही है, तुम लोगों का जो भी है, पर सही नहीं लिखे हो, तो उसका जाके पढ़ो। और कविता, तुम तो कविता है यहाँ पे? हाँ जी। आप लापरवाही कर रहे हो और ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर लिखिए डेली, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ में आया? तुम भी फिर इन लोगों की तरह लापरवाही नहीं देखे तो मैं भेज ही दिया, तो उसी दिन मैं बोला तो था मैं भेज दूंगा। चलो ठीक है, कल 5 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट होगा, ठीक है? पहली बात, एक चीज़ याद रखना, वो टेस्ट चाहो तो आज लिख लो जो भी है, कल लिख ले जो भी आपके पास टाइम रहेगा। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखना कि एथिक्स में जो मैंने काम बोला है वो करके आना, ना उठाकर फेंक दूंगा क्लास में। जो काम करके आएगा, जो मैंने उसमें काम बोला वो करके ही आना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और एथिक्स में थोड़ी बहुत नहीं, शाम को ही होगी। कल तो जीएस की तो छुट्टी रहेगी ना? किसकी? हाँ, तो इसकी छुट्टी रहेगी, इसका मतलब ये सही कि भाई मैं तो शाम को तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? 7:30 बजे से क्लास बैठ के सुन रहे हो तुम। क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे शाम को। क्वेश्चन तो वो कहाँ करेंगे? सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहती है क्या? कहाँ सो रहे हो तुम? थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगाओ। सैटरडे संडे भाई मैं इसीलिए क्यों छुट्टी रखा था, और रिजर्व इसीलिए रखा था, मुझे पता जो भी काम कराना करवाऊंगा मैं, ठीक है? तो पहली बात याद रखना, 7:30 बजे शाम को क्लास होगी। दूसरी बात, काम जो मैं दिया हूँ उसको करके आना,
तीसरी बात याद रखना कि उसमें मैं कुछ चीज़ें, मतलब मेरा मानना, देखो मैं इथिक्स पढ़ाऊंगा नहीं सिखाऊंगा, और मेरे से झूठ बोलोगे ना उसमें तो जीवन भर कभी इथिक्स सीख नहीं पाओगे। तो मतलब मैं पहले जो सैटरडे संडे संडे मतलब एथिक्स में कोई ढूंढना नहीं बनता, उसका नाम ही एथिक्स है। सुनो, सिर्फ बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इथिक्स मैं जब पढ़ाऊंगा तो उस दिन मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो और उसी टाइम लिख के चेक कराने पड़ेंगे, या हो सकता है जो भी अगले दिन। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब तक आप व्यक्तिगत स्तर पे जाके इथिक्स को नहीं सीखोगे तब तक इथिक्स पढ़ना नहीं सीख सकते। नहीं तो फिर अभी देखा ना वो षष्ठी देशमुख का हस्बैंड जो वो भी है ना 51 करोड़ का घोटाला किया है तो ऐसे ही करोगे भाई। 4,000 उन्होंने कर दिया। हाँ, तो ये चीज़ याद रख लेना, तुम लोग भी यही करोगे। तो इसीलिए भाई इथिक्स मैं पहले बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं। उन्होंने तो एथिक्स की बुक निकाली थी इथिक्स निकालने हम से तो क्या फिर होता भी है, पढ़े हैं। अच्छा, फालतू की बातें हैं, तो याद रख लेना, ठीक है। चलो सीसेट का काम आप अभी करते रहिए। कितना चैप्टर कर लिया अनु तुमने? और तो कोई कर नहीं रहोगा। तुम कविता तुम कर रही हो सीसेट एनसीईआरटी पढ़ रही हो? हाँ 3 थर्ड क्लास तक पढ़ लिया, आज 4th क्लास पढ़ूंगी। हाँ सही है, शाबाश शाबाश, उसको करते रहिए। कोई नहीं, आराम से इस महीना है आपके पास, पढ़ते रहिए। तो उसके नवंबर से भी याद रखना डायरेक्ट मैथ शुरू होगा उसका, ठीक है। और डायरेक्ट फिर फुल टेस्ट होंगे अब उधर उधर, अब ऐसे नहीं सेक्शनल टेस्ट नहीं। मैं ये बोल रही थी ना कि जैसे 6 में कर चुके, फिर 7 8 तो करके हाँ, उसके रुको बाद रुको रुको, 1 मिनट में तुम्हें बताता था। शायद तुम्हें उस दिन नहीं बताया था, क्या मैं सोमेश को बताया हूँ शायद। ये दिख रहा है अभी ये पे? यस सर, बताए थे सर, क्लास में बताए थे। हाँ, ये चीज याद रखना, ऐसे मत वो जो पढ़ते जा रहे हो ना, देखो ये, देखो ये जो गणित लिखा है इधर, ये वाली जो बुक है ना पढ़नी है, पर साथ में ये आपके प्रश्न लगाने हैं यहाँ से चैप्टर वाइज, यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उधर पढ़ते ही जा रहे हो, ये चैप्टर लगाना इधर। समझ में आया अनु? ये सब याद रखना, ये लगाने हैं साथ के साथ। ये क्यों इसमें क्वेश्चन क्यों है सर दृष्टि के बुक से मतलब कि रिवीजन फिर से मैथ कब से बनवाएंगे? वो करेंगे ना अपन, नवंबर से शुरू करेंगे। अभी तो टाइम लगेगा तुम्हें। तो ये जो मैं जहाँ तक 12th तक जो सारे चैप्टर पढ़ाया हूँ ना, वहाँ तक पढ़ना उस, और वो क्लास देख लेना साथ के साथ। क्योंकि फिर उधर अपना ये काम रहेगा ना, बस ओनली टॉपिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करने को दूंगा, ठीक है। और मैं सॉल्यूशन दे दूंगा डायरेक्ट, है ना। मतलब सॉल्यूशन बुक में उसका ऑलरेडी सब कुछ सॉल्यूशन बना के रखा हूँ। तो आप लोगों को क्या होगा कि जैसे मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आज, ठीक है, नंबर सिस्टम के भाई ये लगभग 20 के समथिंग कॉन्सेप्ट है उसमें, ना। कॉन्सेप्ट में सिखा दूंगा, एक आध क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर उसमें लगभग 100-150 के समथिंग क्वेश्चन है, तो आपको करने को दूंगा, ठीक है, आप करिए। फिर मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। उसमें आगे जहाँ पे मान के चलो कि भाई 100 क्वेश्चन आप बना लो, 20-30 क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो एक बार मेरे नोट्स जो मैं सॉल्यूशन दूंगा उसमें देख लेना। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो फिर अगले दिन जो क्लास में उसमें पूछ लेना। तो मतलब मेरा मानना है कि इससे क्या होगा, फास्ट भी होगा। अब बस अब की बात है, ये चीज़ों को यूज करो। हर चीज़ के लिए एक क्वेश्चन सोल्व कराना वो मतलब भी नहीं है ना। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पूछ लेना। समझ में आया? तो इस तरीके से अपना आराम से जो है नवंबर में तुम्हारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दिसंबर में एक बार अपने पास रीजनिंग और थोड़ा बहुत पैसेज। रीजनिंग के देखो मैं 3-4 टॉपिक तो करवा ही चुका हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद रीजनिंग भी फटाफट एक बार कर लेंगे। उसके बाद में पैसेज में करवा दूंगा उसी टाइम। तो आपका सीसेट कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी से आप फुल टेस्ट देने लायक बन जाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। तो मेरा प्रयास रहेगा इधर दिसंबर से पहले आपको कंप्लीट करके दे देना। तो ये चीज़ याद रखना। वही है कि अब जैसे अब आप लापरवाही कर रहे हो, मैं पहले बता रहा हूँ, जो ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा ना तो उसको फिर दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ लेना, क्योंकि फिर वो हायर लेवल पे चलेगी। इसलिए बेसिक चीज़ें अपने पहले से क्लियर करके चलो, एक चैप्टर पढ़ लो। इतने 1 महीने बाद कराएंगे आप ये? अब देखो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कब तक एनसीईआरटी कंप्लीट करके देते हो मेरे को। पर मुझे लग रहा है टाइम तो लगेगा, आपको टाइम लगेगा। जैसे मैंने बता रहा हूँ कि उसका उधर वो चैप्टर भी पढ़ते जाओ, इधर साथ में क्वेश्चन भी लगाते जाओ, तो टाइम तो लगेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है। एक चैप्टर भी नहीं हो पाएगा एक दिन में, क्योंकि 200 क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ तो भाई प्रैक्टिस कीजिए ना, बेसिक, तभी तो। अरे मैं फिर बताना, जिसने लापरवाही किया उसका बेसिक खत्म है। फिर मेरी क्लासों में भाई डायरेक्ट एडवांस लेवल चलेगा। इसलिए बता रहा हूँ, अभी एनसीईआरटी जो बता रहा हूँ कर लो, 1 महीना लगा दो। अक्टूबर कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर पूरा है आपके पास, ये चीज़ याद रख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये बेसिक्स क्लियर कर लो। जब बेसिक क्लियर करोगे तभी अच्छे से फिर कैलकुलेशन मिस्टेक से गलतियाँ नहीं होगी। नहीं पता लग रहा कि गुणा करने में गलती कर रहे हो, जोड़ने में गलतियाँ कर रहे हो, तो इन चीज़ों की फिर कोई माफ़ी नहीं है। समझ में आया? तो अनु आप उधर पढ़ते जाओ, साथ में ट्यूशन लगाते जाओ। अभी मैथ का सीसेट का वही काम है, 1 महीना अपना फाउंडेशन पे काम करो,
ठीक है। उसके बाद में तो एडवांस काम तो हो ही जाएगा। ठीक है कविता, तुम भी कर लेना, रही लापरवाही नहीं, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन भेजूंगा, मुझे मंडे को 8 बजे पहले जो सबमिट करेगा उसकी मैं कॉपी चेक करूँगा। चलो ठीक है फिर।